नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान अध्ययन कक्षा 11 की बुक भाग 3। राजस्थान अध्ययन कक्षा 11 भाग 3 इस बुक को हम दोस्तों यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से दोस्तों लाइन टू लाइन प्रश्न बनते हैं, तो ये बुक आपको विशेष तौर से पढ़नी चाहिए। दोस्तों, बात करें हम राजस्थान अध्ययन के कुल 4 पार्ट हैं। कितने हैं? कुल 4 पार्ट हैं। तो चारों पार्ट दोस्तों आपको इस प्रकार से मिलेंगे। बात करें हम दोस्तों 9th की, तो 9th में आपको मिलेगा फर्स्ट भाग, 10th में आपको मिलेगा सेकंड भाग, और बात करें हम दोस्तों तीसरे भाग की, तो 11th में मिलता है आपको तीसरा भाग, जो कि ये है। और बात करें हम दोस्तों 12th की, तो वहाँ पर मिलेगा आपको चौथा भाग। तो यहाँ पर दोस्तों राजस्थान अध्ययन के कुल 4 भाग हैं, 9th, 10th, 11th और 12th। तो 9th, 10th तो आपने देख ली होगी। अब दोस्तों हम पढ़ रहे हैं राजस्थान अध्ययन भाग 3 कक्षा 11, जो कि एक ऑथेंटिक बुक है और आपको विशेष तौर से ये पढ़नी चाहिए। चाहे आप राजस्थान जीके के लिए कोई भी गाइड पढ़ रहे हैं, उसका कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोई भी गाइड पढ़े। जो भी आपको अच्छी लगती है वो गाइड आप पढ़ सकते हैं। उसके साथ में दोस्तों ये बुक आपको विशेष तौर से पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये एक ऑथेंटिक बुक है। और अगर आपको कहीं सोर्स लगाना होगा बाद में, यानी कि जब एग्जाम में कोई ऐसा प्रश्न आ जाए और जहाँ पर आपको ऑथेंटिक सोर्स की जरूरत पड़े, तो यही किताबें आपके काम आती हैं। और यहाँ से पढ़ा हुआ आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा और यहाँ से लाइन टू लाइन प्रश्न बनते हैं। तो इसलिए इन बुकों को आपको विशेष तौर से एक बार नज़र से बाहर जरूर निकालना चाहिए। तो इसलिए इस बुक को विशेष तौर से देखें। और इसको लेकर दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था, एक शॉर्ट्स वीडियो मैंने अपलोड किया था, जिसको लेकर काफ़ी अच्छा प्यार मिला। लगभग 1.5 लाख लोगों ने उस वीडियो को देखा भी था और काफ़ी लोगों ने जो है उसमें कमेंट भी किए थे कि ये बुक आपको जो है मार्केट में मिल नहीं रही है और ये बुक आपको चाहिए। तो इसका जो PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगा। परिहार एजुकेशन टेलीग्राम चैनल है, वहाँ आपको मिल जाएगा। इस 11th और 12th दोनों की आपको PDF यहाँ पर मिल जाएगी। और काफ़ी लोगों के ये भी कमेंट थे कि ये जो बुक है वो मैं आपको कंप्लीट करवाऊँ। तो ये पहला वीडियो होगा इसके ऊपर, जिसमें हम जो है राजस्थान की क्रांति को देखने वाले हैं। इसके अंदर पहला ही टॉपिक है दोस्तों हमारा राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे राजस्थान की क्रांति को। तो राजस्थान में जन जागरण और स्वतंत्रता संग्राम, राजस्थान की क्रांति, 1857 की क्रांति। दोस्तों सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे पृष्ठभूमि को, क्योंकि क्रांति की जो है पृष्ठभूमि इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इसमें जो है हमें मालूम चलेगा कि क्रांति होने के पीछे का कारण क्या था और क्रांति क्यों हुई थी। तो बिना समय गवाए जो है इसको शुरू करते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही बेल का आइकन है उसको भी प्रेस कर लेना। देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं 1857 की क्रांति को, जिसमें हम पढ़ेंगे इसकी पृष्ठभूमि को। राजस्थान के देशी राज्यों ने अंग्रेजी कंपनी के साथ 1818 में संधियां करके मराठों द्वारा उत्पन्न अराजकता से मुक्ति प्राप्त कर ली तथा राज्य की बाहरी सुरक्षा के बारे में भी निश्चित हो गए, क्योंकि अब कंपनी ने उनके राज्यों की बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा की जिम्मेदारी भी ले ली थी। दोस्तों एक्चुअली क्या हुआ था कि राजस्थान में जितने भी देशी राज्य थे ना, बात करें हम मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़, जितने भी मतलब छोटे मोटे कोटा वगैरह जो भी बड़े बड़े राज्य थे ना, देशी रियासतें थी या राज्य थे, उन्होंने क्या किया कि अंग्रेजी कंपनी के साथ में जो है मिलकर, जो राजस्थान में क्या हुआ करता था कि उस समय मराठे जो है वो देशी राजाओं को परेशान किया करते थे और उनको जो है बार बार उनको प्रताड़ित भी करते थे, उन पर आक्रमण भी करते थे, उनको परेशान भी करते थे। तो इससे जो है देशी राजा यहाँ पर बहुत ज्यादा दुखी हो चुके थे मराठों से। तो उन्होंने क्या किया कि कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर दिया या फिर कुछ संधियां कर ली, और जिसके तहत क्या किया कि कंपनी ने, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसने क्या किया कि मराठों को वहां से जो है दूर भगा दिया और खुद जो है वहां पर उन्होंने एंट्री कर ली। इससे क्या हुआ कि राज्य की जो बाहरी सुरक्षा है उसके बारे में भी जो है वहां के राजा निश्चित हो गए, क्योंकि अब कंपनी ने जो है उनके राज्य के बाहर की जो आक्रमण की सुरक्षा है उसकी भी जिम्मेदारी ले ली थी। तो मराठे जो है वो परेशान कर रहे थे, तो इससे जो है दुखी होकर उन्होंने कंपनी के साथ संधि कर ली। और कंपनी के साथ जो संधि की ना, उसमें क्या हुआ कि कंपनी के लोगों ने या अंग्रेजों ने जो है मराठों को वहां से राजस्थान से दूर भगा दिया और अब जो है वो देशी राज्यों में जो है वो इंटरफेयर करने लग गए थे। प्रत्यक्ष में देशी राज्यों पर कोई अधिक आर्थिक भार भी नहीं पड़ा। अब यूं देखा जाए तो प्रत्यक्ष तौर पर जो है देशी रियासतों पर जो है कोई अधिक आर्थिक भार पड़ा नहीं था, क्योंकि जो खिराज वे मराठों को चुकाते थे वही खिराज अब अंग्रेजों को देना था। एक्चुअली क्या हुआ था कि मराठे जब यहाँ पर आया करते थे ना, तो एक तरीके से यहाँ पर जो है वसूली किया करते थे।
अब खिराज हम जो है खिराज को वसूली हम नाम दे सकते हैं कि एक तरह के तरीके से जो है यहाँ पर वो ऋषि राजाओं से टैक्स वसूल किया करते थे, कर वसूल किया करते थे। तो यहाँ पर जो है वो जितना भी यहाँ से लोगों से जो है वो टैक्स वसूलते थे या फिर यूँ कह सकते हैं कि वसूली करते थे ना, तो वो सारा पैसा क्या करते थे कि वो राजा जो है वो अंग्रेजों को देना उन्होंने स्टार्ट कर दिया और मराठे जो है वो वहां से दूर चले गए। और राजाओं को अब दोस्तों क्या हुआ, अतः राजा खुश हो गए। अब राजा खुश हो गए, राजाओं को लगा कि वास्तव में जो है मराठे यहाँ से दूर चले गए और राजा खुश हो गए और उनका निरंकुश शासन चलता रहेगा। राजाओं को संधियों की शर्तें इतनी आकर्षित लगने लगी कि उन्होंने अंग्रेजी कंपनी की ईमानदारी पर बिना शक किए संधियों पर हस्ताक्षर कर दिए। अब क्या हुआ कि राजा निश्चिंत हो गए और उनको जो है अंग्रेजों की जितनी भी संधियां थी वो अच्छी लगने लगी और अंग्रेजों का काम अच्छा लगने लगा। तो उन्होंने क्या किया कि संधियों को जो है पढ़ा नहीं, संधियों की जितनी भी शर्तें थी उसको पढ़ा नहीं और अपने एग्रीमेंट जो है वो साइन कर लिए या फिर जिन्होंने जो है हस्ताक्षर उस पर कर लिए थे। परंतु संधियों में उल्लेखित शर्तों को कंपनी के अधिकारियों ने जैसे ही क्रियान्वित करना शुरू किया, राजाओं के वंश परंपरागत अधिकारों पर कुठाराघात होने लगा। अब क्या हुआ कि राजाओं ने जो है उस पर एग्रीमेंट साइन तो कर लिए उस समय जोश जोश में। फिर क्या हुआ कि कंपनी ने जो है उन एग्रीमेंट को या उन शर्तों को जो है जमीनी स्तर पर लगाना शुरू किया या चालू करना शुरू किया। फिर जो है राजाओं के दिमाग में आया कि यार ये तो हमने गड़बड़ कर दी और ये सब गड़बड़ हो गया कि हमने जो है बिना सोचे समझे यहाँ पर साइन कर दिए और इनके तो रूल्स बड़े ही खराब हैं। कंपनी ने राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके देशी नरेशों की प्रभुता पर चोट की और उनकी स्थिति कंपनी के सामंतों और जागीरदारों जैसी हो गई थी। कंपनी की नीतियों से सामंतों के पद मर्यादा अधिकारों पर भी जो है आघात लगा। कंपनी द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतियों के परिणाम स्वरूप राजा, सामंत, किसान, व्यापारी, शिल्पी, मजदूर सभी वर्ग जो है वो पीड़ित हुए। कंपनी के साथ की गई संधियों के कई दुष्परिणाम सामने आए जिन्होंने 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि बनाई। अब ये जो है कंपनी की जो है कुछ रूल्स थे, उन रूल्स की वजह से जो है राजा महाराजा बहुत ही ज्यादा दुखी हुए और उनके साथ में जो है प्रजा भी दुखी हुई और यही जो एक बड़ा कारण था जो कि जो है 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार करता है। अब दोस्तों बात करें हम सबसे पहले राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप। इसमें सबसे बड़ा कारण कौन सा था, या यूँ कह सकते हैं कि क्रांति के होने के पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं जो कि हमें पता होने चाहिए और यहाँ से जो है सीधे सीधे प्रश्न बनता है कि क्रांति होने के पीछे के कारण क्या है। तो राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप एक बड़ा कारण था। राजपूत राजाओं के साथ संधियां करते समय अंग्रेजों ने यह स्पष्ट आश्वासन दिया था कि वे राज्यों के आंतरिक प्रशासन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जब राजपूत राजाओं के साथ संधियां हुई थी तो अंग्रेजों ने यह स्पष्ट कर दिया था कि उस समय कि राज्यों के जो आंतरिक जो मामले होंगे उसमें जो है वो किसी प्रकार से इंटरफेयर नहीं करेंगे या हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब अंग्रेजों ने राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया। जोधपुर के शासक पर दबाव डालकर 1839 में जोधपुर के किले पर अधिकार कर लिया। जोधपुर का शासक था उस पर दबाव डाला और 1839 में जो है जोधपुर के किले पर अधिकार कर लिया। 1842-43 में अंग्रेजों ने पुनः जोधपुर के मामले में हस्तक्षेप करते हुए नाथों की जागीर जब्त कर ली और उनको कैद में डाल दिया। 1819 में उन्होंने जयपुर के मामले में भी हस्तक्षेप किया। अंग्रेजों ने मांगरोल के युद्ध 1828 में कोटा के महाराव के विरुद्ध दीवान जालम सिंह की सहायता की जो कि अंग्रेजों का समर्थक था। यानी कि जो अंग्रेजों ने मांगरोल का युद्ध हुआ था उसमें कोटा का जो महाराव था दीवान जालिम सिंह उसकी कोटा के महाराव के विरुद्ध जो है दीवान जालिम सिंह की सहायता की थी जो कि अंग्रेजों का समर्थक था। मेवाड़ के प्रशासन में भी पॉलिटिकल एजेंट ने बार बार हस्तक्षेप से जो है राज्य की स्थिति को दयनीय बना दिया था। अब क्या हुआ कि मेवाड़ में जो है बार बार पॉलिटिकल एजेंट जो है यहाँ पर हस्तक्षेप कर रहे थे तो उससे जो है राज्य की आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ही कमजोर हो गई थी। 1823 में कैप्टन कैब ने समस्त शासन प्रबंधन को अपने हाथ में ले लिया और महाराणा को खर्च के लिए 1000 रुपए दैनिक नियत कर दिया। अब क्या हुआ कि मेवाड़ का जो प्रशासन था ना वो कैप्टन कैब ने 1853 के अंदर 23 के अंदर जो है अपने हाथ में ले लिया और 1000 रुपए दैनिक जो है महाराणा को यहाँ पर खर्च करने के लिए दे दिए। इस प्रकार संधियों की शर्तों के विपरीत अंग्रेजों ने राज्यों के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप कर उनकी बाह्य प्रभुता के साथ साथ आंतरिक स्वायत्ता को भी जो है खत्म कर दिया। अब राजा अपने
राज्य के संप्रभु स्वामी न रहकर अंग्रेजों के कृपा दृष्टि पर निर्भर हो गए थे। अब स्थिति राजाओं की ऐसी हो गई थी कि मतलब वो खुद को जो है अपना एक स्वयंभू जो है स्वामी नहीं मानकर अंग्रेजों की जो है कृपा दृष्टि पर निर्भर रहकर शासन करने वाला मानते थे। यानी कि वो खुद जो है एक स्वतंत्र होकर या अपने हिसाब से जो है शासन नहीं चला सकते थे। अब अंग्रेजों के अधीन होकर जो है उनको अपना शासन चलाना था। इसी प्रकार से दोस्तों आगे कुछ और कारण रहे थे, जिसमें दोस्तों महत्वपूर्ण कारण दूसरा था, वो था राज्यों के उत्तराधिकार मामलों में हस्तक्षेप। अब क्या हुआ कि अंग्रेजों ने राज्यों से संधियां करते समय आश्वासन दिया कि वह परंपरागत शासन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अंग्रेजों ने जब जो है राज्यों से संधि की थी तो उस समय यह आश्वासन दिया था कि जो परंपरागत तरीके से शासन चल रहा है, यानी कि जो शुरू से शासन चल रहा है, उसमें किसी प्रकार से जो है वो इंटरफेयर नहीं करेंगे। परंतु राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के बहाने अंग्रेजों ने उत्तराधिकार के मामले में खुलकर हस्तक्षेप किया। अब क्या हुआ कि राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के बहाने अंग्रेजों ने जो है उत्तराधिकार के मामले में खुलकर हस्तक्षेप किया। एक्चुअली क्या हुआ करता था कि देशी राजाओं में या फिर हम बात करें हम किसी राज्य की, पर्टिकुलर किसी राज्य की, तो उसमें एक राजा के 3-4 पुत्र तो हुआ ही करते थे। उसमें क्या होता था कि जब उत्तराधिकारी जब बनता था ना, तो उसमें संघर्ष होते थे और लड़ाई झगड़े के बाद में जो है जो जीतता था, जो लायक होता था, वही जो है शासक बनता था। तो इन्होंने क्या किया कि उस चीज का इन्होंने फायदा उठाया और इसमें जो है इन्होंने इंटरफेयर किया अंग्रेजों ने, और उत्तराधिकार के मामले में यहाँ पर उन्होंने जो है खुलकर हस्तक्षेप भी किया। 1826 में अलवर राज्य के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप कर बलवंत सिंह और बने सिंह ने के मध्य अलवर राज्य के 2 हिस्से करवा दिए। भरतपुर के उत्तराधिकार के प्रश्न पर 1826 ईस्वी में अंग्रेजों ने लोहागढ़ दुर्ग को घेरकर उसे नष्ट कर दिया। 1826 के अंदर अलवर राज्य के आंतरिक मामलों में उन्होंने हस्तक्षेप किया और बलवंत सिंह और बने सिंह के मध्य जो है अलवर राज्य के 2 हिस्से करवा दिए। भरतपुर के उत्तराधिकार के प्रश्न पर जो है 1826 में अंग्रेजों ने लोहागढ़ दुर्ग को घेरकर उसे नष्ट कर दिया। साथ ही बालक राजा यानी कि जो नाबालिग शासक था बलवंत सिंह, उसको गद्दी पर बिठाकर पॉलिटिकल एजेंट के अधीन एक काउंसिल नियुक्त कर दी, जो प्रशासन को संचालित करने लगी। यानी कि बलवंत सिंह था, उसको गद्दी पर बिठा दिया और पॉलिटिकल एजेंट के अधीन जो है उसको नियुक्त कर दिया। अब प्रशासन जो है उसको संचालित कर रहा था। अंग्रेजों ने अपने समर्थक उम्मीदवारों को उत्तराधिकारी बनाकर राज्यों में प्रत्यक्ष रूप से अपनी राजनीतिक प्रभुता स्थापित कर ली। अंग्रेजों ने अपने समर्थक उम्मीदवारों को जो है उत्तराधिकारी बना दिया, जो उसके समर्थक थे अंग्रेजों के, उनको उत्तराधिकारी बना दिया और अप्रत्यक्ष रूप से जो है अपनी राजनीतिक प्रभुता स्थापित कर ली थी। जिस राज्य का उत्तराधिकारी अल्पवयस्क होता, वहां एजीजी रेजिडेंट की अध्यक्षता में अपने समर्थकों की काउंसिल का गठन कर प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित कर लेते थे। यानी कि जहां पर भी राजा अवयस्क होता था या उत्तराधिकारी जो है वो अल्पवयस्क होता था, वहां पर एजीजी रेजिडेंट की अध्यक्षता में अपने समर्थकों का एक काउंसिल गठन करते और प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित कर लेते। 1835 में जयपुर पर शासन संचालन के लिए पॉलिटिकल एजेंट के निर्देशन में सरदारों की समिति गठित की गई। 1844 में बांसवाड़ा में महारावल लक्ष्मण सिंह के नाबालिगी के दौरान प्रशासन पर अंग्रेजी नियंत्रण बना रहा। यानी कि 1844 में जो है बांसवाड़ा में महारावल लक्ष्मण सिंह थे, वो नाबालिग थे, तो इस दौरान जो है अंग्रेजी नियंत्रण यहाँ पर बना रहा और गोद लेने के प्रश्न पर भी अंग्रेज अपना निर्णय लादने का प्रयास करते थे। आगे बात करें हम तीसरे कारण की, तो राज्यों की कमजोर वित्तीय स्थिति भी एक बड़ा कारण था। संधियों द्वारा राजपूत राज्यों को मराठों और पिंडारियों की लूटपाट बार बार की आर्थिक मांगों से जो है छुटकारा मिल गया, मगर अंग्रेजों ने भी प्रारंभ से ही जो है खिराज की प्रथा लागू कर आर्थिक शोषण की नीति अपना ली थी। अब क्या हुआ था कि संधियों के द्वारा राजपूत राजाओं ने मराठों और पिंडारियों की लूटपाट से बार बार आर्थिक तंगी से जो है उनको छुटकारा तो मिल गया था, परंतु अंग्रेजों ने जो है संधियां की थी उसमें इन्होंने जो है वो खिराज जो प्रथा थी उसको शुरू से ही लागू कर दिया था। इससे जो है उनका आर्थिक शोषण शुरू से ही होने लग गया था। यदि खिराज का भुगतान समय पर नहीं करते तो अंग्रेजी कंपनी जो है उन पर चक्रवृद्धि ब्याज लगाकर खिराज वसूल करती थी। खिराज के अलावा कंपनी शांति व्यवस्था स्थापित करने के नाम पर राज्यों से धन वसूल करती। युद्ध की परिस्थितियों में राजाओं को धन देने के लिए बाध्य किया जाता। इसके अतिरिक्त राजाओं को अपने खर्च के लिए कंपनी के लिए सेना भी रखनी पड़ती थी। यदि राजा उस सैनिक खर्च को वहन करने में असमर्थता दिखाता तो उसके कुछ राज्यों का भाग जो है वो कंपनी जो है वो अपने अधीन कर लेती।
इस प्रकार से अंग्रेजों ने जयपुर नरेश को शेखावाटी में राजमाता के समर्थक सामंतों को कुचलने के लिए सैनिक सहायता दी। सैनिक खर्च के रूप में सांबर झील को अपने अधीन कर लिया। 1835 के अंदर जोधपुर में शांति व्यवस्था स्थापित करने के नाम पर 1835 में जोधपुर लीजियन का गठन किया गया और उसके खर्च के लिए 1,15,000 रुपए वार्षिक जोधपुर से वसूला जाने लगा। यानी कि जोधपुर में जो है शांति व्यवस्था के नाम पर जोधपुर लीजियन जो है यहाँ पर स्थापना उसका गठन किया गया और 1,15,000 रुपए जो है वो जोधपुर राज्य से वार्षिक यहाँ पर वसूलते थे। 1841 में मेवाड़ भीलकोर की स्थापना की गई, मेवाड़ राज्य के खर्च पर की गई और 1822 में मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना की गई। 1834 में शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना की गई। इसका खर्च संबंधित राज्यों से वसूला जाने लगा, जबकि इन सैन्य टुकड़ियों पर नियंत्रण व निर्देशन अंग्रेजों का था। इस प्रकार 1835 और 1830 के दौरान भीलों का विद्रोह दबाने के लिए अंग्रेजों ने सैनिक सहायता दी। सैनिक खर्च महाराणा के नाम पर ऋण के रूप में लिख दिया गया। फिर 6% ब्याज लगाकर वापस राशि वसूल की गई। अब क्या हुआ था दोस्तों कि भीलों का विद्रोह जो हुआ था उसको दबाने के लिए अंग्रेजों ने सैनिक सहायता तो दी थी, और जो सैनिक सहायता उन्होंने दी ना, उसका जो है खर्च वो महाराणा के नाम पर, उद्धृत के नाम पर या फिर जो है बकाया के नाम पर लिख दिया और वापस जो है उसको 6% ब्याज लगाकर राशि वसूल की गई। इस प्रकार से जो है वो राजाओं से राशि वसूल करते और राजा कर्ज के मारे डूबते चले जाते और बाद में जो है उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती। चौथा दोस्तों बड़ा कारण था, वो था राज्य की शिथिल प्रशासन, राज्यों का शिथिल प्रशासन। संधियों के बाद राजपूत राज्यों को बाहरी आक्रमणों का भय नहीं रहा। आंतरिक विरोध के समय भी अंग्रेजों में अंग्रेजी सहायता उपलब्ध रही। संधियों के बाद जो है राजपूत राज्यों के बाहरी आक्रमणों का भय नहीं रहा। आंतरिक विद्रोह के समय में भी अंग्रेजी सहायता उपलब्ध रही। अब कोई बाहरी आक्रमण होता नहीं था, अगर आंतरिक कोई क्लेश होता तो उसमें अंग्रेज जो है वो उसमें इंटरफेयर कर लेते। प्रशासनिक मामलों में रेजिडेंट का दखल अधिकाधिक बढ़ने लगा। धीरे धीरे राजाओं ने प्रशासन पर अपना नियंत्रण खो दिया और रेजिडेंट के इच्छा अनुसार शासन संचालन करने वाले रबड़ की मोहर मात्र रह गई। रेजिडेंटों ने प्रशासन में अपने समर्थक नियुक्त कर दिए। बांसवाड़ा का शासन मुंशी शहामत अली खां के हाथों में था। बांसवाड़ा का जो शासन था वो मुंशी शहामत अली खां के हाथों में था। अलवर का प्रशासन अहमद बख्श खां के हाथों में था। जयपुर राज्य में 1835 में अंग्रेज समर्थक जेठाराम सर्वेसर्वा बन गया। तो जयपुर राज्य की बात करें तो 1835 के अंदर अंग्रेजों का समर्थक जेठाराम जो है वो सर्वसर्वा बन गया। नरेशों का प्रशासन में महत्व नहीं होने से वे प्रशासन के प्रति पूर्णतः उदासीन हो गए, यानी कि प्रजा के प्रति जो है वो पूरे उदासीन हो गए। वे अपना समय रंगरलियों में सोरा सुंदरी के भोग में गुजारने लगे। कई शासक यूरोपीय देशों की यात्राओं में समय व्यतीत करने लग गए। उनके प्रासादों में रानियों के स्थान पर वेश्याएं गौरव पाने लगी। प्रशासन की शिथिलता का दुष्परिणाम जनसामान्य को भुगतना पड़ा। सामंत और राज्य कर्मचारी जनता को विभिन्न प्रकार से पीड़ित करने लगे, जिनकी परिणति कृषक आंदोलनों के रूप में आई। एक्चुअली क्या हुआ कि जो राजा थे ना, उनको जो है बाहर भेजा गया, यूरोप के टूर कराए गए, तो और बाकी जो है वो मद मदिरा में डूब गए थे। तो उनका जो है प्रजा के ऊपर से पूरा का पूरा नियंत्रण चला गया और प्रजा जो है वो उससे काफी परेशान हो गई। अंग्रेजों ने जो है प्रजा के ऊपर काफी अत्याचार करने शुरू कर दिए। इससे प्रजा काफी दुखी हो गई और बाद में जो है ये धीरे धीरे आकर किसान आंदोलन और आदिवासी आंदोलन कह सकते हैं, प्रजामंडल आंदोलन के रूप में उभर कर आई। बात करें दोस्तों हम पांचवें बड़े कारण की, तो किसानों व जनसाधारण के हितों पर कुठाराघात। किसानों के ऊपर और जनसाधारण जो लोग थे उनके हितों पर जो है कुठाराघात किया गया। अंग्रेजों के साथ संधियां करने के पश्चात राजपूत राजाओं के खर्च में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। अंग्रेजों के साथ उन्होंने संधियां कर ली तो राज्यों के जो खर्च में है जो अप्रत्याशित वृद्धि हुई, खर्च बहुत ज्यादा बढ़ने लग गए थे। अंग्रेजों ने राज्यों से अधिकाधिक खिराज लेने का प्रयास किया। तथा अंग्रेज रेजिडेंट और सैनिक बटालियनों के ऊपर भी राजाओं को अधिक खर्च करने के लिए बाध्य किया गया। इसके साथ ही विकास कार्यों, रेलवे, सिंचाई, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा पर भी खर्च करने से राज्यों के खर्चों में जो है वृद्धि हुई। जबकि व्यापार पर अंग्रेजी आधिपत्य स्थापित हो जाने से राज्यों के आय में कमी आई। व्यापार पर जो है वो अंग्रेजी कंपनी का आधिपत्य स्थापित हो गया था और उससे जो है
इनकम भी कम होने लग गई थी। अतः राज्यों के सारे खर्च की पूर्ति का भार भूमि कर पर ही आ पड़ा था। अतः राज्यों के सारे खर्च की पूर्ति का भार जो था वो भूमि कर पर आ पड़ा था। इसलिए भूमि कर बढ़ाना आवश्यक हो गया था, परंतु अकाल पड़ने या किसी भी कारण से उपज कम होने पर किसानों को निर्धारित भूमि कर नकद राशि के रूप में देना पड़ता था, जिससे किसान साहूकारों के शिकंजे में अधिक फंसते चले गए और अब किसानों को भूमि से बेदखल भी किया जाने लग गया। जबकि अंग्रेजों के आगमन से पूर्व किसानों को भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता था। राज्यों ने अपने बढ़ते व्यय की पूर्ति के लिए किसानों पर चराई कर, सिंचाई कर आदि लगा दिए थे। शासकों ने प्रशासन से ध्यान हटाकर यात्राओं और मनोरंजन में समय व्यतीत करना शुरू कर दिया। खर्चों की पूर्ति के लिए किसानों पर भूमि कर के साथ साथ अनेक प्रकार के अतिरिक्त कर भी लगा दिए गए, जिससे किसानों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई। रेलवे के विकास ने लोगों की समृद्धि के स्थान पर उन्हें निर्धन करने में ज्यादा योगदान दिया। ब्रिटेन निर्मित वस्तुओं से बाजार भर गए और राज्य का कच्चा माल रेलों द्वारा बाहर जाने लगा। यहाँ तक कि अकाल के दौरान खाद्यान्नों का निर्यात भी होने लग गया था। व्यापार पर अंग्रेजी नियंत्रण होने से राज्य के व्यापारी पलायन कर गए। दस्तकार हस्तशिल्पियों द्वारा निर्मित वस्तुएं ब्रिटेन की वस्तुओं से महंगी होने के कारण उन्हें शासक वर्ग का संरक्षण नहीं मिलने से उनका जीवन निर्वाह करना कठिन हो गया, जिससे उन्होंने अपना परंपरागत व्यवसाय छोड़ दिया और वे खुद जो है श्रमिक बन गए। इस प्रकार राजपूत राजाओं को अंग्रेजों के साथ 1828 की संधियां आकर्षक लगी, मगर इसके परिणाम स्वरूप शासक जो थे वो शक्तिहीन हो गए थे। सामंतों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया। किसानों और जनसाधारण की दशा जो है वो दयनीय हो गई। इन संधियों का दुष्परिणाम था कि 1857 की क्रांति के दौरान जनसाधारण और सामंत वर्ग ने अपने विरुद्ध विद्रोह की सहायता दी, उनका स्वागत किया। बाद में राज्यों को किसान और जनसाधारण के आंदोलनों का सामना करना पड़ा और राजा और प्रजा के मध्य सम्मानजनक संबंध थे वे समाप्त होकर शोषक और शोषित में तब्दील हो गए। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर कुछ कारण रहे थे। ये कुछ महत्वपूर्ण कारण थे जो कि क्रांति को भड़काने में बहुत ही महत्वपूर्ण थे, और इन कारणों से जो है प्रश्न एग्जाम में बनता है, तो आपको इन कारणों को विशेष तौर से अच्छे से जानना जरूरी था। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से महत्वपूर्ण कारण रहे थे क्रांति को भड़काने में या क्रांति की शुरुआत में। तो दोस्तों आगे हम बात करेंगे क्रांति के सूत्रपात की और क्रांति के विस्तार की। क्रांति का सूत्रपात कैसे हुआ और क्रांति का आगे विस्तार कैसे हुआ, ठीक है, और क्रांति कैसे कैसे आगे बढ़ी थी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही अन्य दोस्तों के साथ शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और पास ही बेल का आइकन है उसको दबा देना, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आए वो सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों मिलते हैं एक नई क्लास के अंदर नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, शुभ रात्रि।